बच्चों, आज हम लोग गैस डिसॉल्व इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमने बनाया है किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके। तो यहां पर गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो जो लॉ काम करता है उसे कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी के लॉ के हिसाब से अगर किसी गैस को आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस, उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A in liquid. PA is partial pressure of gas. तो हेनरी लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर more is the pressure of gas, more is its solubility in solution। जितना ज्यादा गैस को दबाइएगा उतना ज्यादा लिक्विड सॉल्यूशन में गैस का प्रेशर आएगा। दिस लॉ इज applicable for less soluble gases। ये लॉ जो है कम soluble गैस जैसे O2, N2 पानी में, इसके लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली सॉल्युबल। जैसे कि अमोनिया, HCl, ये पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्सो not applicable at high pressure and low temperature। बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत कम टेम्परेचर के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इस लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसे कहेंगे KH। KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH की वैल्यू हाई होगी, more is lesser is solubility, lesser
is solubility. Now, अब इसके ऊपर एक ग्राफ देख लेते हैं कि y एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले लिया, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लिया। अगर हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका जो स्लोप होगा दैट इक्वल्स टू kh, हेनरी इज कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोल ऑफ O2 dissolved in 10 mole water if pressure of O2 equal to 20 atm and Henry's law constant for O2 is 10 to the power 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 20, KH है 10 to the power 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -3। तो अप्रॉक्सीमेटली मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ वाटर is 2 इंटू 10 to the power -3। मोल ऑफ वाटर की वैल्यू गिवन है 10। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -2। अब इसका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन ध्यान से देखिएगा। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जो होती हैं उनमें ज्यादा प्रेशर होता है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए CO2 उनमें ज्यादा डिसॉल्व होती है। सॉफ्ट ड्रिंक जिसे कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं। हाई प्रेशर पर CO2 dissolved in water। हाई प्रेशर पर CO2 को पानी में डिसॉल्व करके रखते हैं तो ज्यादा CO2 डिसॉल्व होती है। और जब अपन ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो CO2 धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अगला एक एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग में। स्कूबा डाइविंग यानी कि डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग में जो डाइवर होता है, डाइवर टेक्स O2, N2 and helium mixture with it। क्यों ले जाता है, क्योंकि जब हम गहरे पानी में जाएंगे तो N2 का प्रेशर बढ़ेगा, N2 पूरी बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर O2 और N2 का मिक्सचर आता है। O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ब्लड में, इसलिए O2 डिसॉल्व हो जाती है। N2 ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होती है। अब जब हम हाई प्रेशर में जाएंगे तो N2 का भी प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
वो ब्लड में डिसॉल्व होगी। फिर जब डाइवर ऊपर आएगा तो N2 तो पूरे शरीर में फैल चुकी है, ऊपर आने पर प्रेशर कम हो जाएगा। N2 का प्रेशर कम हुआ, N2 की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब N2 की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो वो पूरी बॉडी में से जगह जगह से निकलने की कोशिश करेगी। तो दिस कंडीशन इज वेरी पेनफुल कॉल्ड बेंट। तो उस बेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग उसमें हीलियम डालते हैं। हीलियम N2 को पार्शियल प्रेशर को कम कर देती है। टू अवॉइड बेंट, बेंट वो पेनफुल कंडीशन है जिसको अवॉइड करने के लिए हम लोग उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर हीलियम भी लेके जाते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है हाई एल्टीट्यूड्स पर। जो तुम्हारे माउंटेनर होते हैं, माउंटेनर टेक O2 cylinder to avoid anoxia। क्या होता है, जब हाई एल्टीट्यूड पे अपन जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे तो हवा का दबाव कम हो जाता है, प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस। और जब हवा का प्रेशर कम हो जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम हो जाएगी। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, इस तरह की कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है माउंटेनर्स को। तो जब भी ऑक्सीजन का लेवल उनके अंदर डाउन होता है तो वो अपने साथ ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर से के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाता है। तो ये चक्कर आना, घबराहट होना, इसी सिचुएशन को कहते हैं एनॉक्सिया। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर ले जाते हैं। तो बच्चों, सारी की सारी स्टोरी गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर पर है। प्रेशर ज्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो लिक्विड है वो गैस के मॉलिक्यूल को कम होल्ड कर पाएगा। तो solubility of gas increases when low temperature and high pressure conditions are there. This is what exactly favorable condition for more solubility of gas into the liquid, which is mathematically expressed by Henry's law. Partial pressure of gas is directly proportional to its mole fraction in liquid solution. Dear students, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंसंट्रेशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन के चैप्टर के ऊपर। ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी मदद से हम लोग और गहराई से समझ सकते हैं और डेप्थ में समझ सकते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। तो चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन इज the molality of 1 liter solution of
93% H2SO4 weight by volume having density 1.84 ग्राम पर ml। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है जो कि 93% वेट बाय वॉल्यूम है। वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का, कि 100 ml में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्ट्रेंथ को मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप होगा कि स्ट्रेंथ इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हो जाएगा 93 इंटू 10, 930 ग्राम पर लीटर। दिस विल बी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम इसका निकालते हैं मोलारिटी। Molarity is strength upon molar mass of solute. MB is molar mass of solute. स्ट्रेंथ की वैल्यू डालेंगे 930 अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों मोलर मास होता है 98। तो दिस विल गिव यू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन स्मॉल m इक्वल टू d अपॉन कैपिटल M माइनस MB अपॉन 1000, जहां पर स्मॉल m है मोलालिटी, कैपिटल M है मोलारिटी, D है डेंसिटी सॉल्यूशन की, किसमें? ग्राम पर ml में, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों अब इसमें हम लोग वैल्यूज डालते हैं। तो 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 1.84 upon capital M is given 930 upon 98 minus MB is 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास अपॉन 1000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कमिंग 10.43। तो बच्चों मोलारिटी की वैल्यू हो जाएगी 10.43। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि हमको दो अलग अलग सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन को बता रहा है। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि 5%, 5.8% solution of NaCl has vapor pressure closed, और इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ए ऑप्शन है 5.8% solution of यूरिया, बी ऑप्शन है
2 मोलर solution of ग्लूकोज, सी ऑप्शन है 1 मोलर solution of यूरिया, डी ऑप्शन है 5.8% solution of ग्लूकोज। बच्चों ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट की कैटेगरी में दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ये पता है इक्वल इज द कंसंट्रेशन, इक्वल इज द कंसंट्रेशन same will be colligative properties. Colligative properties. और ये जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए ये वेट के टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। ये जो कंसंट्रेशन है या तो मोलारिटी या मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में होनी चाहिए। ये जो कंसंट्रेशन है या तो मोलारिटी या मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 5.8% सोल्यूशन ऑफ NaCl है, यहां पे देखिए बाकी सॉल्यूशंस जो हैं वो 2 सॉल्यूशन हमारे मोलालिटी के टर्म्स में दिए गए हैं और 2 सॉल्यूशन हमारे परसेंटेज कंसंट्रेशन के टर्म्स में दिए गए हैं। हम इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में बदल लेते हैं, या तो मोलारिटी या मोलालिटी के टर्म्स में बदल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम NaCl के सॉल्यूशन को मोलारिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो मोलारिटी ऑफ NaCl कैसे करेंगे, अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी, और स्ट्रेंथ को मोलर मास दैट इज 58.5, इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी मोलारिटी। सॉल्व करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1। अब वांट ऑफ फैक्टर होता है NaCl का 2। क्यों? क्योंकि ये 2 आयंस में ब्रेक होता है Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो I into C या I into M will be approximately 2। तो जिनकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर होगी, वांट ऑफ फैक्टर को समझ करके कंसीडर करके, वही सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे इस पर्टिकुलर NaCl सॉल्यूशन के साथ में। अब सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला वाला 5.8% सोल्यूशन ऑफ यूरिया है, यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है, इसकी मोलारिटी निकालते हैं तो इट इज 5.8 into 10 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया अप्रोक्सीमेटली 1। तो I into M is again approximately equal to 1। तो इट इज नॉट मैचिंग, ये मैच नहीं कर रहा। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो इसकी मोलारिटी भी अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन में ये कंसीडर करते हैं कि जो मोलारिटी होती है वही मोलारिटी के बराबर होती है। तो एनीवेज, अब इसका जो वांट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज का होता है 1 होता है, तो I into M की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2, जो कि यहां पर मैच कर रही है। तो दिस विल बी आंसर। हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन अभी भी हम बाकी 2 ऑप्शन पे और वर्कआउट करके और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया है, तो इसकी मोलारिटी भी मोलारिटी के लगभग बराबर होगी, 1 हो जाएगी।
यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, तो I इंटू एम इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो इट इज नॉट मैचिंग। ग्लूकोज के सोल्यूशन को देखते हैं, 5.8% है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मोलारिटी में, तो मोलारिटी विल बी 5.8 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 है। अब इसकी शक्ल हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है कि 2 के बराबर होगी वैल्यू, इट विल बी नॉट आंसर। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, सिंस हमारी मोलारिटी और मोलालिटी जो फैक्टर्स हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर कंडीशंस नहीं दी गई हैं, न डेंसिटी दी गई है न दूसरे पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो हम लगभग बराबर मानते हैं मोलारिटी या मोलालिटी को। दूसरी चीज कि अगर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एस्पेक्ट्स में पूछा जाए, अगर हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एस्पेक्ट में पूछा जाए कि भाई किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होंगी, तो वो बराबर तभी होंगी जब वेंट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन का कोई भी एक टर्म उनका प्रोडक्ट बराबर हो जाए। वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म इक्वल हो जाए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी इक्वलाइज हो जाएंगी। अब कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म अगर हम लेना चाहें तो उसमें मोल फ्रैक्शन हो सकता है, उसमें मोलारिटी हो सकता है, उसमें मोलालिटी हो सकता है। अब आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको एक कंटेनर है, क्लोज है, ये कंटेनर क्लोज है, इसमें एक रिजिड वॉल लगी है, रिजिड वॉल मतलब ये खिसक नहीं सकती है और ये पोरस नहीं है, ट्रांसपेरेंट पोरस नहीं है, मतलब इसके थ्रू कुछ जा नहीं सकता है। इधर की तरफ है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन से अबाउट ये है 100 ml, और दूसरी तरफ है 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, ये भी 100 ml है। चलिए इसको 200 ml ले लेते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई कोई चीज कहीं से किधर जा नहीं पा रही है, तो हमसे कैसे पता चलेगा कि फाइनल सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच लगाते हैं, सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि यहां पर 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर होता है 1, तो I इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 0.1, और यहां पर NaCl का सॉल्यूशन है तो इसके I इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 0.1 इंटू 2। क्यों? क्योंकि NaCl को अगर पूरी तरह से डिकम्पोज माने तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आता है 2। तो ये बात पक्की है। इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहां कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा है, ये हमारा ज्यादा वेपर बनाएगा, इट विल क्रिएट मोर वेपर। क्यों? क्योंकि इसकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट कम है, ज्यादा वेपर बनाएगा। ये कंसंट्रेटेड है, और ये कंसंट्रेटेड है
थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, कंसेंट्रेटेड। तो बच्चों ये बनाएगा आप लेस वेपर। तो क्या है, इस तरफ ज्यादा वेपर बन रही है, इस तरफ कम वेपर बन रही है। ऊपर से ये ओपन है, ये हिस्सा ओपन है, तो क्या होगा, अब नेचर जो है वो तो कहेगी बैलेंसिंग होनी चाहिए भाई। एक कंटेनर में एक ही प्रेशर होना चाहिए, सेम कंटेनर, सेम प्रेशर, एक ही कंटेनर में एक प्रेशर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां जो ज्यादा वेपर बन रही है, ये वेपर इधर जाकर के कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, और तब तक होगी जब तक दोनों साइड की I इंटू सी की वैल्यू सेम ना हो जाए। मतलब वेपर विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड कंडेंस हियर वेपर। तो क्या होगा, यहां पे लिक्विड की कमी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, यहां पे लिक्विड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर आकर के कंडेंस मार रही है। अब अगर लिक्विड बढ़ जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन जो हैगी वो कम हो जाएगी। तो अब हम एक्सप्रेशन बना के कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए अगर x ml वेपर चली गई, लेट x ml liquid migrates from LHS left hand side to right hand side, then final volume at LHS equal to 200 minus x ml, and final volume at right hand side will be 100 plus x ml. और ये कब तक होगा बच्चों? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो पहले वाले की कंसंट्रेशन कितनी है, ध्यान से देखो, 0.1 मोलर है, 200 ml लिया गया, तो ये हो गया मोल ऑफ सोल्यूट, मिली मोल ऑफ सोल्यूट, अपॉन फाइनल वॉल्यूम है 200 माइनस एक्स, क्योंकि x इसमें से लिक्विड वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। राइट हैंड साइड में 0.2 मोल इंटू 100 ml है, जो है और रहेगा भी, डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0.2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200 माइनस एक्स इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो 2x इक्वल टू 200 माइनस एक्स 100, एंड x विल इक्वल टू 100 अपॉन 2 ml, यानी 50 ml। तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा इस कंटेनर का, लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml था, 50 ml कम हो गया, इट विल बी 150 ml। राइट हैंड साइड का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, 100 ml था, 50 ml बढ़ गया, 150 ml। So this is how we can give a approach to such type of questions. अब अपने पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन जो है ये
कहता है हमारे पास एक KI का सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड का, एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें मर्क्यूरिक आयोडाइड डाल रहे हैं, HgI2 सॉलिड डाल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फर्क आना चाहिए। तो अब हम देखें सबसे पहले कि कहानी क्या हो रही है कि KI में सॉलिड HgI2 आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, HgI2 सॉलिड बनता है K2HgI4 एक्वस, और ये टूटता है पानी के अंदर 2K प्लस में और HgI4 2 माइनस में। तो अब हम देख सकते हैं कि यहां पे टोटल 4 आयंस, 2K प्लस के और 2 I माइनस के, 2K प्लस के और 2 I माइनस के, और यहां पे हमको साफ दिख रहे हैं ये 3 आयंस, ये कितने हैं, 3 आयंस। तो 4 आयन से 3 आयंस बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस, सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या जो है वो कम हो रही है, और सोल्यूट पार्टिकल की संख्या का कम होगी तो डेल्टा TF डिक्रीजेस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल गेट डिक्रीज। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है बच्चों, डेल्टा TF अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज। क्योंकि आपको बताया था कि 2 प्रॉपर्टीज जो हैं वो उल्टी होती हैं, कौन कौन सी, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ कम होता है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी कम होती है जैसे ही हमारा टेम्परेचर, जैसे ही हमारी कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पे लॉजिक लगा कि लेसर इज द कंसंट्रेशन, लेसर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब आगे आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यह कहा गया कि वी हैव टू मोल NaCl in 1 kg वाटर, 1 किलो पानी में 2 मोल NaCl है। सडनली टेम्परेचर ऑफ solution decreases to -5 degrees Celsius. Calculate weight of ice separated. Given है KF की वैल्यू 2 केल्विन
किलोग्राम पर मोल है पानी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। 2 मोल NaCl है, 1 किलो पानी में डिसॉल्व किए गए हैं। सडनली इनका टेम्परेचर डिक्रीज करके -5 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताइए इनका फ्रीजिंग पॉइंट कितने ग्राम आइस सेपरेट हो। तो सबसे पहले तो लॉजिक ये समझते हैं कि ये आइस क्यों सेपरेट हो रही है, ये आइस को सेपरेट होने का कारण क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो सॉल्यूशन ऐसे कंसंट्रेशन पे आ जाएगा जिसके डेल्टा TF की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। टेम्परेचर कम करोगे, डेल्टा TF की वैल्यू बढ़ेगी। डेल्टा TF की वैल्यू बढ़ेगी क्यों? क्योंकि डेल्टा TF जो होता है वो टेम्परेचर के भी उल्टा होता है। इट इज TF नॉट माइनस TF। टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अगर डिक्रीज करेंगे, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका डिप्रिशिएशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज। 0 था, -5 कर दिया, पहले मान लो सोल्यूशन नहीं था तो 0 था, -5 कर दिया तो इसका मतलब कितना हुआ डेल्टा TF 5। तो टेम्परेचर कम किया, -5 पे ले गए, तो डेल्टा TF दैट इज डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट विल इंक्रीज नाउ। और डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा TF जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो मोलालिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर डेल्टा TF हमारा बढ़ेगा तो मोलालिटी बढ़ेगी। और मोलालिटी में क्या होता है? मोलालिटी में होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सोल्यूट जो है, सॉल्यूशन तो सेम है, अपन ने क्या किया, अपन ने खाली ठंडा ही तो किया उसको, तो सॉल्यूशन तो हमारा सेम है, सॉल्यूट हमारा सेम है, लेकिन उसको तो ना तो ऐड कर सकते हो ना हटा सकते हो। दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, उसको हटाने के 2 तरीके हैं। या तो इसको इवेपोरेट करके निकाल दो, या इसको फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करके अलग कर दो। तो यहां पर मोलालिटी को बढ़ाने के लिए हमें सॉल्वेंट को, डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट फ्रीज आउट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ x ग्राम इसका फ्रीज आउट हो गया। तो अब बच्चों नया डेल्टा TF हो गया 0 -5 दैट इज 5। डेल्टा TF इक्वल टू I KF, weight of solute, weight of solvent 1000 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये दोनों मिल करके नंबर ऑफ मोल बना देते हैं। वैल्यू डालते हैं 5। I वेंट ऑफ फैक्टर NaCl का कितना होगा? NaCl 2 आयंस में टूटता है, Na+ Cl-। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 2। KF की वैल्यू भी दी गई है 2। नंबर ऑफ मोल गिवन है 2, 1000 अपॉन वेट आ गया 1000 ग्राम पहले था, x ग्राम आइस के रूप में निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 - x
इक्वल टू 8000 अपॉन 5, it will be 1600। इस क्वेश्चन में बच्चों जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1000 माइनस 1600, मतलब -600 ग्राम। ये -600 ग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? ये -600 ग्राम ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पानी आपको निकालना नहीं है, आइस के रूप में निकालना नहीं है, इसमें अपने को -600 ग्राम मतलब उल्टा 600 ग्राम पानी डालोगे, जब इसे और पतला करोगे तब जाकर के ये फ्रीज होगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। ये सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिक है, ये सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिक है, ये -5 पे नहीं फ्रीज होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी छोड़ेंगे नहीं, हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि इसके टेम्परेचर को घटा करके -15 कर देते हैं, -15। तो पक्की बात है अब पक्के में हमारी आइस जो है वो सेपरेट होगी। तो नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज second part of this question is temperature becomes -15 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता करना है कि कितनी आइस निकली। तो बच्चों डेल्टा TF हो जाएगा 0 -15 इज 15। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, अभी भी मानते हैं x ग्राम, y ग्राम मान लेते हैं, y ग्राम आइस सेपरेट्स आउट। अब वैल्यू डालते हैं 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 1000 माइनस y। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1000 माइनस y इक्वल टू 8000 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1000 माइनस 1600 1600 अपॉन 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1400 अपॉन 3 ग्राम। तो 1400 अपॉन 3 ग्राम उस समय आइस बाहर निकलेगी। मतलब कहानी क्या चल रही है कि अब हमारे पास ये जो नया सॉल्यूशन है इसमें 1400 अपॉन 3 ग्राम आइस अलग हो गई, लिक्विड में बच रहा है हमारे पास 1600 अपॉन 3 ग्राम वाटर प्लस 2 मोल NaCl। This is the condition when the solution will freeze at this particular given temperature। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था, तो बेसिकली वो हमारे सॉल्यूशन का जो हमने गिवन कंडीशन में सॉल्यूशन लिया था उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट नहीं था। मतलब सॉल्यूशन को और पतला करोगे तब जाकर के फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। मतलब पहले कंडीशन में जो सॉल्यूशन लिया था हमने, तो उसमें अगर सॉल्यूशन को हम लोग फ्रीज करना चाहते तो उसमें हमें 600 ग्राम पानी और डालना पड़ता, तब जाकर के वो फ्रीज होता है, वो स्टिल बहुत ज्यादा गाढ़ा था। तो हमने क्या किया, हमने उसमें उसका टेम्परेचर और डिक्रीज कर दिया और ठंडा कर दिया और देखा कि कब जाकर के ये फ्रीज करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसे पिक करेंगे हम।
क्वेश्चन दिया गया हमें कि हमारे पास 20 ml क्लोरोफॉर्म है और उसमें ऐड कर दिया हमने 10 ml एसीटोन। पूछा गया फाइनल वॉल्यूम, एक ऑप्शन है इक्वल टू 30, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 30, एक ऑप्शन है लेसर देन 30 और डी ऑप्शन है नन। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन के साथ निगेटिव डेविएशन शो करता है। मतलब ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में अट्रैक्ट होगा, तो ये पास मतलब निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो निगेटिव होता है। वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो होता है इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है। तो इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम विल बी लेसर देन इनिशियल वॉल्यूम, दोज आर 20 + 10 यानी 30 ml। तो आंसर क्या सही होगा, आंसर हो जाएगा सी, फाइनल वॉल्यूम विल बी लेसर देन इनिशियल वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन और पिक करते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है A + B को मिलाया गया, आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन गिवन है। वेपर प्रेशर इज 200 + 300 XB, जहां XB है B का मोल फ्रैक्शन, XB है B का मोल फ्रैक्शन, इट इज इन mmHg। पूछा गया है PA0 क्या होगा, PV0 क्या होगा। PA0 PV0 ये दोनों की वैल्यू हमसे पूछी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है A और B है, दो चीजें, दोनों मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन बना रही है। सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर इकट्ठा हो रही है, टोटल वेपर जो इकट्ठा हो रही है, उसके प्रेशर का एक्सप्रेशन दिया गया है 200 + 300 XB। उसके प्रेशर का एक्सप्रेशन दिया गया है 200 + 300 XB। नाउ हमसे पूछा जा रहा है कि A का प्रेशर कितना होगा और B का प्रेशर कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हमें PA0 लेना है तो हमें प्योर A लेना होगा, तो XA की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और XA की वैल्यू जब 1 होगी तो XB की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, अच्छा लॉजिक है कि भाई PA0 यानी कि शुद्ध A की वेपर प्रेशर कब होगी, वो तो तभी होगी ना जब शुद्ध A होगा, प्योर A होगा।
और प्योर ए होगा अगर, तो बी कितना होगा, बी होगा ही नहीं, यानी बी हो जाएगा 0। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स ए का टर्म नहीं है तो एक्स बी की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो पी ए नॉट हो जाएगा 200 प्लस 300 इंटू 0, यानी 200 mmHg। अब हम लोग टोटल प्रेशर निकालेंगे बी के लिए। तो पी वी नॉट कब होगा, टोटल प्रेशर जब शुद्ध बी हो, और शुद्ध बी के लिए एक्स बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्स बी का टर्म हमें दिया गया है। तो पी वी नॉट हो जाएगा 200 प्लस 300 इंटू 1, दैट विल बी 500 mmHg। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ी सी इंटेलिजेंस अपने को यूज करनी है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज करनी है हमको, और हमको इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आराम से सॉल्यूशन और जवाब मिल जाता है। तो थैंक यू।